में भारत का 94 नंबर पर स्थान आना यह ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों की नीति का परिणाम है, वंशभेद वर्णभेद की नीति का परिणाम है। इस विषय पर साथियों काफ़ी सारी बातें आई है। मैं केवल 2-3 बातों को ही साथियों यहाँ रखना चाहूँगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हर साल ये डाटा पब्लिश किया जाता है। इस बार ये आंकड़ा 102 देशों की तुलना में 94 है। इससे पहले ये जो आंकड़े लगातार लिए जाते हैं, उन आंकड़ों को किस आधार पर गिना जाता है, वो किस तरीके से ये तय किया जाता है कि किस देश का रैंकिंग कहाँ पर हो, उसकी एक साइंटिफिक प्रोसेस है। भारत में बजट रखते समय बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहा हो या सपना दिखाने का काम कर रहा हो, जिस देश के नेता, उस देश का असली चेहरा जो है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सामने आता है कि जिस देश की 2/3 आबादी रेशनिंग कार्ड के राशन पर जिंदा हो, लगभग 2/3 आबादी इस देश की रेशनिंग कार्ड के राशन पर जिंदा हो, वो देश और उसके चलाने वाले जो नेता है वो ये कह रहे कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। अब भारत में ये हकीकत ये कहती है कि इस देश के बच्चों का भविष्य क्या है, तो भारत का हर दूसरा बच्चा जो है वो कुपोषित है। हर दूसरा बच्चा, राहुल जी ने अभी आंकड़ा बताया, लगभग 16 लाख बच्चे हर साल कुपोषण से मरते हैं। डेली 3000 से ज्यादा के लोग भूखमरी से मरते हैं। तो ये सारे आंकड़े, इसमें और कुछ नए जोड़े जा सकते हैं, नए नए आंकड़े सामने आते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तो बहुत तेजी से जा रही है। इस लॉकडाउन के दौरान 2 बार बजट रखा गया, दोनों बार बजट उठाकर आप देखेंगे तो लगभग 30 लाख करोड़ का बजट इस बार भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रखा गया। बस इतना ही कहा गया कि अभी ये बही खाता बजट है, वो जो पुराना बजट था वो सिस्टम बदल दिया गया और चोपड़े में बांधकर वो बजट लाया गया, पूजा करके उस बजट को रखा गया और 30 लाख करोड़ का बजट रखा गया। हर साल बजट में फूड सब्सिडी का प्रोविजन होता है। ये 3F आपने सुने होंगे, जो सब्सिडी के लिए हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं और हर बार इसकी चर्चा होती कि इसी वजह से हमारा देश पीछे रहता है। ये 3F क्या है? 3D सुना होगा आपने, ये 3F भी होता है, फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। ये 3F है जिसके लिए सब्सिडी दी जाती है। तो सबसे ज्यादा सब्सिडी आती है फूड पर, लगभग 1,16,000 करोड़ की सब्सिडी जो है वो फूड के लिए गई। उसके बाद दूसरे नंबर की सब्सिडी जो आती है वो होती है फ्यूल के ऊपर, जिसमें पेट्रोल है, डीजल तो पूरी तरह से डिसब्सिडाइज कर दिया गया है। तो पेट्रोल और गैस के लिए कुछ सब्सिडी का बजट जाता है। और तीसरा जो थोड़ा बहुत पैसा जाता है वो होता है फर्टिलाइजर्स के ऊपर का। तो बजट में लगभग 2,26,000 करोड़ का प्रोविजन जो है ये सब्सिडी के लिए होता है। इसमें मेजर केक जो होता है वो फूड सब्सिडी के लिए होता है। उसके बाद जो भूखमरी का जो सबसे पहला शिकार होता है, एडल्ट बाद में आता है, पहले नंबर पर उसका शिकार बच्चा होता है। तो फिर उस बच्चे की शुरुआत जहां से होती है, उसकी मां के पेट से शुरू होती है। तो उस मां के पेट से उस बच्चे का भविष्य शुरू होता है। आप यहां काफी सारे वकील साथी होंगे, तो एक भारत के इसमें कानून व्यवस्था में बनाया गया है। अच्छा, डॉक्टर साहब इसके ऊपर और ज्यादा बताएंगे कि 6 हफ्ते से ज्यादा वाला जो गर्भ होता है उसका एबॉर्शन करने के लिए पाबंदी होती है। उसके बाद डॉक्टर सुपरविजन के बाद ही उसको लिया जा सकता है। तो 6 हफ्ते का जो गर्भ है उसकी भी व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है। वो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ
केवल 6 हफ्ते का मां के पेट के अंदर है, तो संविधान कहता है कि उसकी व्यवस्था होनी चाहिए और उसके लिए बजट में व्यवस्था की जाती है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड सिस्टम बनाई गई है, आईसीडीएस बनाया गया है, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, और वो घर घर जाकर सर्वे करती है और जो महिलाएं पेट से होती उसके लिए स्पेशल डाइट प्रोवाइड किया जाता है। आंगनवाड़ी में तो वो बाद में जाएगा, मां के पेट से उसके पोषण की शुरुआत होती है और लगभग 30,000 करोड़ का बजट उसके लिए भी है, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। लगभग 1.5 लाख करोड़ का तो फूड सब्सिडी और आईसीडीएस का बजट जाता है। अब ये सेंटर का, इसमें स्टेट का आप जोड़ दीजिए, ये अलग आएगा, तो इतना सारा बजट उसके ऊपर खर्च होता है। और ये सारा खर्च करने के बाद का ये हालात है। ये भी कब है? जब लगभग हर साल 1.5 लाख करोड़ का हम लोग इन 2 चीजों के लिए ही पैसा खर्च करते हैं। उसके बाद ये सारा नजारा है कि 102 देशों में हम लोग 94 के रैंक पर है। मैं कोई ज्यादा आंकड़े आपके सामने नहीं रखूंगा। हमें हर बार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, बांग्लादेश हमारा दुश्मन है, ये घुसपैठिया वहां से आए हैं। थोड़ा बांग्लादेश का अगर हम आंकड़ा उठाकर देखें तो साथियों, इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश का रैंक जो है 75 का है, पाकिस्तान का 88 है, नेपाल का भी रैंक हमसे अच्छा है, श्रीलंका 64 पर है और नेपाल 73 पर है। अब सवाल यह है कि जब बांग्लादेश के बच्चे अच्छे पैदा हो रहे हैं, वो 0 से 5 की उम्र में अच्छा डाइट ले रहे हैं, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिल रहा है, तो वहां से लोग भागकर भारत में आने की अब समस्या नहीं रही। यही के लोग भूखमरी से मर रहे हैं। विश्राम साहब, केवल लॉकडाउन के पीरियड का भी आंकड़ा उठाकर देखे तो इन 4 महीनों में लगभग 64 लाख टन अनाज सड़ गया। 64 लाख टन का अनाज जो है, जब ये प्रवासी मजदूर सड़कों पर चल रहे थे, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा था, केवल उन 4 महीनों में जब लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, उन 4 महीनों में 64 लाख टन का जो है अनाज सड़ गया। अभी सितंबर 2020 का जो भारत सरकार का आंकड़ा यह कहता है कि भारत सरकार के गोदामों में 70 मिलियन टन फूड अवेलेबल है। 70 मिलियन फूड, 70 मिलियन टन का आंकड़ा है, और उसमें अभी जो नया जो फसल आया हुआ है व्हीट और पैडी, उसमें जोड़ा नहीं गया। और सरकार के पास इतना अनाज है, मतलब जो है हम ये कह सकते हैं कि 70 मिलियन टन अनाज गोदामों में है, और इसी लॉकडाउन के पीरियड में ही लगभग 1 लाख करोड़ का अनाज सड़कर खत्म हो गया। जब सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट चल रही थी तो सरकार को पूछा गया था कि कितने प्रवासी मजदूर है, आपने कितने को राशन दिया। आंकड़े हमारे पास अवेलेबल थे कि इतने लोगों को हमने दिया। 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया गया, ये मंत्रियों के द्वारा आंकड़े आए, और आंकड़े ये कहते हैं कि उनमें से कितने लोग भूखमरी से करके तड़प तड़प कर मर गए। अभी भी ये जो सर्वे के आंकड़े आए, ये 94 का जो आंकड़ा है, इसमें लॉकडाउन के पहले के स्टैटिस्टिकल यूज किए गए हैं। अब जब लॉकडाउन खत्म होने के बाद दोबारा इसको किया जाएगा तो ये रैंक और नीचे जाएगा, और उस समय लोगों के पास कहने के लिए भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि रोजगार छोड़कर वो गांव में गए हैं, गांव में तो रोजगार है नहीं। तो ये सारा का सारा जो है ये जिनोसाइड का काम है, और ये जिनोसाइड लोकतंत्र के दायरे के अंदर रहकर सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये सारा का सारा एक सिस्टमैटिक जिनोसाइड किया जा रहा है। ये वंशवाद का मामला है। भारत के संविधान में डॉक्टर राजेश साहब ने जो कहा कि भारत के हर नागरिक को एक बात कही गई है कि लाइफ विद डिग्निटी का एश्योरेंस दिया गया है, कि भारत के हर नागरिक को प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होगा। अब जब वो किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी का लाभ लेने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसको ये पूछा जाता है कि आपके पास कौन सा रेशनिंग कार्ड है। अगर मामूली सरकारी हॉस्पिटल में भी अगर आपको केस पेपर भी निकालना है तो केस पेपर के लिए भी आपके रेशनिंग कार्ड का कलर पूछा जाता है कि पीला है, सफेद है, केसरी है, और रेशनिंग कार्ड के कलर के ऊपर आपका स्टेटस डिपेंड है कि आपको क्या सुविधा मिलेगी। तो कहां उसकी डिग्निटी बाकी है? विकास और विनाश एक साथ देश में चल रहा है। देश में एक साथ ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि विकास और विनाश चरम सीमा पर हो।
इस लॉकडाउन के दौरान जब लोग भूखमरी से मर रहे थे, तड़प रहे थे, उसी लॉकडाउन के 9 महीनों में अंबानी हर घंटे 90 करोड़ कमा रहा था। मोदी जी की पिछले 6 साल की दिन रात मेहनत का नतीजा यह रहा कि अंबानी दुनिया के अमीरों के 40वें लिस्ट से चौथे नंबर पर गए। 2014 में अंबानी का 40वां रैंक था, अब अंबानी जी का चौथा रैंक, एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। 2014 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो रैंक था वो 55 नंबर पर था। तो मोदी जी ने जो मेहनत किया, वो कह रहे थे कि दिन रात मेहनत कर रहे, तो 55 का रैंक जो है 102 पर 94 पर गया, पिछले साल 102 पर था। अभी बजट के साथ अगर हम कंपेयर करके देखें, ऑक्सफैम में नई रिपोर्ट पब्लिश की कि भारत के 1% लोगों के पास में जो आबादी है वो 73% जो टोटल नेट एसेट है भारत की, वो केवल 1% लोगों के पास। अकेले अंबानी का जो नेटवर्थ है वो 14 स्टेट के बजट से ज्यादा है। अकेले अंबानी के पास जो नेटवर्थ है वो भारत के 14 राज्यों के बजट से ज्यादा की प्रॉपर्टी रखता है। तो ये कौन सा इकोनॉमी का मॉडल भारत में बनाया गया है? चैप्टर 4 में आर्टिकल 38 है, 39 है, 40 है, इसमें भारत का इकोनॉमिक मॉडल क्या होगा इसके बारे में लिखा गया है। वो इकोनॉमिक मॉडल और ये जो हमारे सामने आ रहा है वो क्या है? ये जो सारे परिणाम हमारे सामने आए हैं, भूखमरी हो, बेरोजगारी हो, बाल मृत्यु दर का हो, ये सारे के सारे पिछले 30 सालों में जो नई आर्थिक नीति बनाई गई है उस नए आर्थिक नीति के परिणाम है। उस नई आर्थिक नीति के परिणाम में क्या किया गया? आपका हेल्थ का बजट काटा गया। तो सारा का सारा हेल्थ जो था वो प्राइवेटाइज कर दिया गया। एक मामूली सी बीमारी आपको बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे ढकेल सकती है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल एरिया है, इस भूखमरी के लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर अगर कोई है तो ट्राइब है। और आंकड़े ये कहते हैं कि वहां के आदिवासियों के परिवारों के रेशनिंग कार्ड, बीपीएल के कार्ड जो है 250, 300, 500 रुपए के मामूली खर्चे के लिए किराए मतलब गिरवी रखे हुए हैं। 200 रुपए से लेके 500 रुपए तक वो आदिवासियों के पास जो बीपीएल का जो कार्ड है वो रेशनिंग वाले या किसी दूसरे व्यापारी के पास में या साहूकार के पास में 500 रुपए के लिए गिरवी रखे हुए। एक मामूली सी बीमारी आपकी पूरी लाइफ सेविंग खत्म कर सकती है, आपको बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे ढकेल सकती है। भारत सरकार के ही हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़े ये कहते हैं कि हर साल 2% लोग जो है ये बिलो पॉवर्टी लाइन में केवल गरीबी की वजह से ढकेले जाते। हर साल ये आंकड़ा बढ़ रहा है। उसके बाद लोगों को अगर अच्छा स्वास्थ्य बनाना है तो अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए उसकी इनकम होनी चाहिए। इनकम कहां से आएगी? नौकरियों से आएगी। वो नौकरियां आती है गवर्नमेंट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से, वो खत्म कर दी। प्राइवेटाइजेशन से नौकरियां चली गई और प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां है वो नौकरियां नहीं, एक्सप्लॉयटेशन है। वहां तो शोषण होता है मजदूरों का। पूंजीपति कारपोरेट तभी प्रॉफिट कमा सकते हैं जब वो मजदूरों का शोषण कर सकते। मजदूरों का शोषण 3 लेवल पर शोषण चलता है। पहले जहां से माल खरीदा जाता है उस किसान का शोषण होता है, दूसरे नंबर पर मजदूर का शोषण होता है, और तीसरे नंबर पर जहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट लगाकर उसको बेचा जाता है कंज्यूमर, उसके शोषण पर बना होता है। तो कारपोरेट एक साथ 3 लोगों का शोषण करता है। पहले जो माल बनाता है, कच्चा माल बनाता है, उसका होता है। उसके बाद वो जो लेबर उसकी इंडस्ट्री में काम करता है उसका होता है, और तीसरे नंबर पर जिसको वो बेचता है उसका भी शोषण होता है। तो एक पूंजीपति एक साथ 3 लोगों का शोषण करता है। अब ये सारा उसको करवाने के लिए जो सारा मदद चाहिए कानून बनाकर सरकार ने करवा कर दिया। 1.5 महीने से लगभग किसान वहां पर बैठे, केवल एक मांगे कि एमएसपी को लागू कर दो। 30 से ज्यादा के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एमएसपी लागू है, अभी लागू है मगर नहीं दे रहे। जब सरकार का कानून है तो उसके बाद नहीं दे रहे। केवल आप एक आंकड़ा उठाकर देख लीजिए कि पिछले 20 सालों में गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना बढ़ा है। हर किलो के पीछे 50 पैसे, हर किलो के पीछे एवरेज कितना बढ़ा है गेहूं का दाम? 50 पैसे से ही एमएसपी बढ़ाया जाता है। अगर 1 किलो के पीछे गेहूं का पिछले 20 सालों से हम आंकड़ा उठाकर देखें तो केवल 50 पैसे पर किलो बढ़ जाता है, तो क्विंटल में 50 रुपए बढ़ गया।
वो भी उसको उसका वाजिब है, वो भी नहीं दे रहे। 30 से ज्यादा के क्रॉप को ऑलरेडी सरकार की एपीएमसी में बजट मतलब एमएसपी है वो नहीं दे रही, किसानों को लूटा गया। 30 सालों से लगातार ये चीजें की गई। दूसरे नंबर पर लेबर है, जो लेबर को प्रोटेक्शन प्रॉफिट में भी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, केवल मजदूरी में नहीं, तो लेबर लॉ को तोड़ा गया। दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर भारत के पूंजीपतियों को कैसे मिले, इसकी व्यवस्था कर दी गई। और तीसरे नंबर पर जो है कंज्यूमर्स के लिए, तो फ्री मार्केट का एक्सेस उनको दिया गया, प्रॉफिट पर किसी तरीके से कोई कंट्रोल नहीं होगा, ये व्यवस्था कर दी गई। हेल्थ बजट तोड़ा गया, आपके ऊपर लगने वाला जो वेलफेयर का बजट था वो तोड़ा गया, एजुकेशन का बजट छोड़ा गया। अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं रहेंगी तो गरीबी रहेगी, और गरीबी से पैदा क्या होगा? सिकनेस कैनॉट ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, सिकनेस कैनॉट ब्रिंग वेल्थ। गरीब मतलब भूखा आदमी पैसा पैदा नहीं कर सकता, भूखा आदमी समृद्धि पैदा नहीं कर सकता, भूखा आदमी अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर सकता। तो ये सारा जिनोसाइड करने के लिए रखा गया है, और ये सारा का सारा शासक जातियों के द्वारा किया गया। इसका पीछे का एक ही मकसद है, इस देश में जो क्रमिक असमानता वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो बनाई गई है उसको लागू करने के लिए, मनुस्मृति को लागू करने के लिए बजट का सहारा लिया गया। और बजट पर चूंकि ब्राह्मणों का नियंत्रण है, ब्राह्मणों ने बनियों के साथ में मिलकर ये सारा सिस्टम बनाया। आज पूरी तरह से साथियों भारत में कैप्टोक्रेसी का सिस्टम खड़ा कर दिया गया है, और उस नीति के तहत यह मामला बना दिया गया है कि आप सारी चीजों पर एक सामूहिक नरसंहार की स्थिति में आकर रखे गए हैं। इस देश में इन सारी चीजों को अगर समझना है तो जैसे मिश्राम साहब ने पीछे एक सब्जेक्ट भी चलाया था कि भारत की हर समस्या का मूल कारण ब्राह्मणवाद है, और जाति के आधार पर अगर हम जब तक बजट को नहीं देखेंगे, जाति के आधार पर इन चीजों को नहीं देखेंगे, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि ये किस तरीके से सारा चलाया जाता है। ये सारा एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को ध्यान में रखकर ये जेनोसाइड किया जा रहा है। अब इसका रोकने का तरीका जो है कि इसके लिए आंदोलन की जरूरत है, वो आंदोलन करने के लिए साथियों समाज के अंदर जाकर जागरण प्रबोधन करने की जरूरत है। इन चीजों के लिए साथियों हम लोगों को संगठन बनाकर लड़ने की जरूरत है। ये काम हम लोग करेंगे। मुझे जो समय दिया गया था साथियों, उस समय में मैंने अपनी बात रखी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं संचालक महोदय और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद काले साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण